हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 6। यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने मतलब कुछ लेवल तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हमने पुराने वीडियो के अंदर देखा था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, उसके अंदर हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया था। उसके अंदर भी हमने टोटल एनर्जी निकाली थी। जो हमारी मीन पोजीशन थी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब हम उसको डिस्प्लेस कर देते हैं एक्सएम पोजीशन पर, तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हर पर्टिकुलर इंस्टेंस पर टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है। सो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और जब वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो उस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होती है, तो इस टाइम इंटरवल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यही है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, और जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो सिस्टम टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, वो कंजर्व रहती है अगर उसमें जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के हों। लेकिन जो हमारे फोर्सेस होते हैं वो कई बार नॉन कंजर्वेटिव भी होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक डिटेल वीडियो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन जैसे नॉन कंजर्वेटिव में जो होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हीट या उसमें लाइट या साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस जो हीट में जो एनर्जी कन्वर्ट होती है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पार्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, चेंज नहीं होती है। Energy may be transformed from one form to another, but the total energy of isolated system remains constant, and this is called as the principle of conservation of energy. So we can say the energy can neither be created nor be destroyed. सो ये चीज़ जो है हमारे यूनिवर्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है। यूनिवर्स का मतलब होता है जैसे हमारा जो प्लैनेट हो गया, हमारा जो दूसरे प्लैनेट्स हो गए, हमारा सोलर सिस्टम है, जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, ये सब मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। अगर एक पार्ट जो है यूनिवर्स का एनर्जी को लूज़ करता है, तो दूसरा एक पार्ट जो है उतनी ही इक्वल अमाउंट पे एनर्जी को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नॉट बी प्रूव्ड, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है हमें कभी भी प्रूव करने का चांस नहीं मिला। लेकिन हमें कहीं पर भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि ऐसा नहीं होता होगा, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो एनर्जी है वो हमेशा किसी भी सिस्टम में कंजर्व रहती है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारा पावर है, बिकॉज हमारा जो चैप्टर का टाइटल था उसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर ही हम ले रहे थे। हमने वर्क का कॉन्सेप्ट समझ लिया, एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हमारे पास में पावर जो है वो एक टर्म आ रही है। पावर को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली जो जनरल लैंग्वेज होती है उसके अंदर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान जो है पर्सन जो है वो फिज़िकली फिट होगा, तो वो किसी भी बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स को इजीली क्लाइम कर सकता है, बहुत फास्टली भी क्लाइम कर सकता है। तो अगर हम किसी भी इंसान मतलब जो पर्सन्स की अगर उनकी कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, या जो मशीन्स होती हैं उनकी भी काम करने की कैपेसिटी होती है, तो हमें उसके लिए पावर को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली जो पावर होती है दैट इज़ द रेट ऑफ टाइम ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितनी स्पीड से कितना इफ़िशेंटली कोई काम हो रहा है, उसकी जो रेट होती है वो पावर के टर्म में एक्सप्रेस होती है। सो बेसिकली सबसे पहले हमें समझना है कि एवरेज पावर क्या होती है। एवरेज पावर को जैसे हमने अभी जस्ट डेफिनेशन देखी थी कि एवरेज पावर को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज़ द एवरेज पावर वर्क अपॉन टाइम। सो और उसके बाद में हमारे पास जो एक नेक्स्ट टर्म आ रही है दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास में जो है एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें अगर हमने पावर कैलकुलेट करी तो वो एवरेज पावर हो जाती है। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर पावर चाहिए, तो उस डी टाइम के लिए जितना वर्क डन हो रहा है, तो ये जो हमारी रेट होगी वो हमें इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन देगी। तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर होती है दैट इज़ डी डब्ल्यू अपॉन डी टी।
और हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अगर हमने यहाँ पे जो पहले वाले जो हमारे प्रीवियस सेक्शन थे उसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स से डिफाइन किया था, यहाँ पर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को डी आर से डिफाइन किया हुआ है। तो जो वर्क डन होता है दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर ये वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो हमारा जो पावर का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डी आर अपॉन डी टी। और हम जानते हैं कि जो डी आर अपॉन डी टी होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। सो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी कम आउट एफ फिजिकल पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो v जो है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और f जो है हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। सो भी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये भी है कि जो पावर होती है वो वर्क और एनर्जी की तरह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि पावर को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे हम इस फॉर्मूले से हम लोग जो है पावर का जो है वो भी निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है एम एल रेज टू पावर 2 टी रेज टू पावर -3 होती है, और इसकी यूनिट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने जस्ट अभी पावर का फॉर्मूला देखा था वर्क अपॉन टाइम। जो वर्क होता है उसको हम जूल में एक्सप्रेस करते हैं और टाइम को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, सेकंड में। तो जूल पर सेकंड जो होता है वो वॉट के बराबर होता है। तो जो हमारी पावर की यूनिट्स होती हैं वो वॉट होती है। सो जो यूनिट ऑफ पावर है वो हमने एक साइंटिस्ट जो जेम्स वॉट थे उसको ऑनर देने के लिए वॉट डिफाइन करी थी, जिन्होंने जो है स्टीम इंजन का इनोवेशन मतलब इन्वेंटर थे वो। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम, क्योंकि जो वॉट है वो एसआई यूनिट है लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें हॉर्स पावर भी टर्म दे रखी होती है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वॉट में और हॉर्स पावर में क्या रिलेशनशिप है। तो जो 1 हॉर्स पावर होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। अभी भी इसका हम इस्तेमाल जो है वो बाइक्स में या ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है दैट इज़ द किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर को भी हमें समझना है, लेकिन जो किलोवाट आवर है वो एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट आवर मतलब जैसे हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें यूनिट लिखा हुआ होता है, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। इसलिए हमें 1 किलोवाट आवर कितना होता है वो भी समझना पड़ेगा। 1 किलोवाट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 वाट आवर के बराबर आ जाएगा। फिर आर को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो 3600 सेकंड्स आते हैं। तो जो हमारी 1 किलोवाट आवर है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ, क्योंकि अब तक हमारे जो है वर्क एनर्जी एंड पावर का जो कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली जो है हमारा कोलिजन्स हैं, क्योंकि कोलिजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम इसका इंट्रोडक्शन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कोलिजन का अगर मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है टकराना। लेकिन फिज़िक्स के अंदर जो है सिर्फ चीज़ें अगर टकराती हैं तो इसको कोलिजन नहीं कहा जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी से दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसको चेंज करता है, या अपने मोमेंटम से दूसरे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज कर रहा है, तो वो कंडीशन भी कोलिजन्स के अंदर आएगी एज फार एज द फिजिक्स इज कंसर्न। या मतलब अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो कोलिजन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का टकराना या स्टिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर चेंज कर लेगा तो भी हम उसके अंदर उसको हम कोलिजन जो है वो कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर हमारी बुक के अंदर जो है 1 डायमेंशनल कोलिजन और 2 डायमेंशनल कोलिजन्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे हम लोग नॉर्मली गेम्स खेलते हैं जैसे बिलियर्ड्स या मार्बल्स होते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि जो 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 हमारा कोलिजन जो है इन्वॉल्व रहता है। और दूसरा ये होता है कि जो कोलिजन्स होता है वो बेसिकली लॉ ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इसके लिए इन्होंने जस्ट हमें एक एग्जाम्पल बताया है कि हमारे पास में जो है 2 मासेस हैं, एक m1 है और दूसरा क्या है m2 है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो m2 मास है वो रेस्ट पर है। रेस्ट मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन जो m1 मास है वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने v1i से डिनोट किया है। और उसके बाद में ये आकर इसके ऊपर क्या करता है, स्ट्राइक करता है। तो स्ट्राइक के बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। और जो m1 मास की जो वेलोसिटी है वो
v1 f हो जाती है, ये फाइनल वेलोसिटी। इसी तरीके से m2 की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी क्योंकि वो रेस्ट पर था, और अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v2f हो जाती है। सो इस जो हमारे कोलिजन का जो कंसेप्ट होता है, उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा टाइप्स ऑफ कोलिजन है। यानी कि जो हमारी कोलिजन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, कि इलास्टिक कोलिजन होती है और इनइलास्टिक कोलिजन होती है। जैसे कि हमने देखा जो कोलिजन्स होते हैं वो मोमेंट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होते हैं। उसका एक गुड एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ कोलिजन में जो होता है कि एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे कोलिजन ऐसे होते हैं जिसमें कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है, यानी एनर्जी जो है वो कुछ फॉर्म में, जैसे कि साउंड में या लाइट में या हीट में अगर कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सो इन ऑल कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है सिस्टम का जो होता है वो फाइनल मोमेंटम सिस्टम के बराबर होता है। लेकिन और जो यहाँ पर आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो समझनी है, उसके अंदर ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स भी अप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है उसको F12 कहते हैं, और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट पे लगाता है उसको F21 से डिनोट किया जाता है। और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F12 जो होगा वो माइनस F21 के बराबर होगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम के। सो बेसिकली हमें ये चीज़ समझनी है कि जो हमारा टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है और ये हमारा क्या है, फाइनल मोमेंटम है। सो लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसे हमने देखा कि अगर जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, कहीं पर कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम ये क्या कहेंगे कि वो जो होती है वो हमारी इनइलास्टिक कोलिजन्स होती है। सो जो हमारी कोलिजन्स हैं वो दो काइंड्स ऑफ हो गए कि एक में अगर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगी तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और अगर हमारा जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन भी होती है कि जब हमारे दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करने के बाद में वो कम्प्लीटली स्टिक होने के बाद एक साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम कोलिजन इन 1 डायमेंशन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन डिस्कस करेंगे। और एक हमारा जो वीडियो होगा जिसके अंदर हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का भी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।